उरूज पर नसीब थे तो छू रहे थे आसमां, बिगड़ गया नसीब तो जमी से फिसल गए। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है और आज के सच को बयान करने के लिए मशहूर शायर नईम अख्तर बुरहानपुरी की ये जो दो पंक्तियां हमने सुनाई वो सबसे मुफीद है। जिस बिहार में एनडीए के सभी सहयोगी दलों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति एक दूसरे के ही खिलाफ ले आई है, उसी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए वोट मांगने पहुंचे थे या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसका बेहतर आकलन तो नीतीश कुमार ही कर रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी के बिहार पहुंचने से भी पहले दो बड़े काम हो चुके थे। एक तो मोदी जी और अमित शाह की चहेती ईडी बिहार पहुंच गई, वो भी उस मामले में जिसका मंत्रालय सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। और दूसरा, नीतीश कुमार के एक विधानसभा प्रभारी दलित नेता का पार्टी छोड़ देना। इन राजनीतिक डेवलपमेंट्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जो कहा उसका सच एक दिन पहले ही 19 जून को एक्सक्लूसिव खबर पर हमने आपको बता दिया था। और उस सच के साथ जो सवाल खड़ा किया था हमने, कल यानी 20 जून को मोदी जी ने सिवान की जनसभा में बिल्कुल वही किया। ठीक इसी तरह लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को लेकर के जो चर्चा गली नुक्कड़ पर सब तरफ चल रही थी, उस मामले में भी मोदी जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के भाषण का ज्यादातर हिस्सा ऐसा था जिसे सुनकर यह समझ नहीं आ रहा था कि वो विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं या फिर विपक्षी दल की तरह बोल रहे हैं। इसी कंफ्यूजन में मोदी जी के दौरे पर हमारा ये वीडियो भी एक दिन लेट हो गया। कहां तो प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के ऐसे ऐसे दांव चलते थे कि पूरे विपक्ष की लाइन लेंथ बिगड़ जाया करती थी, और अब मोदी जी के सुरताल कुछ ऐसे नजर आते हैं कि किसी नुक्कड़ पर खड़ा कार्यकर्ता भी अंदाजा लगा लेता है कि मोदी जी किसी सभा में आएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या क्या बोल सकते हैं। देश के भीतर से लेकर विदेशों तक उनकी बेबसी तो सारा देश देख ही रहा है। अब तो उनके भाषण और उनके जुमलों का अंदाज भी बेरस नजर आने लगा है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप सिवान में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक हिस्सा सुन लीजिए। इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। अब आप ही बताइए कि भारत की तो बात ही छोड़ देते हैं, पाकिस्तान में घुसकर 3-3 स्ट्राइक करने वाले मोदी जी, पीओके को भारत में मिलाने की गर्जना करने वाले मोदी जी, जिनसे बलूचिस्तान के लोग भी आजादी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो मोदी जी पिछले 11 साल से बिहार को उन तालों से आजादी नहीं दिला पा रहे हैं जिन तालों का जिक्र उन्होंने किया है। इसीलिए हमने शुरू में यह भी कहा कि मोदी जी विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं या विपक्ष की तरह बोल रहे हैं, इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। 11 साल से लगातार दिल्ली में सर्वशक्तिमान मोदी जी की ही सत्ता है। बिहार में भी उनके सहयोगी नीतीश बाबू पिछले 20 साल से लगातार कुर्सी पर बने हुए हैं। बीच में सिर्फ 2 से 2.5 साल के लिए मोदी जी के बताए हुए लालटेन और पंजे वाले सत्ता में आए थे, लेकिन असल कमांडर यानी मुख्यमंत्री जो हैं वो बिहार के लाडले नीतीश बाबू भी रहे उन 2-2.5 साल के दौर में भी। फिर भी मोदी जी हवाला लालटेन और पंजे वालों यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को दे रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इतने शक्तिशाली हैं कि 2 से 2.5 साल में उन्होंने विकास की राह में जो ताले लगाए उसे सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी लगभग 9 साल में तोड़ नहीं पाए वो ताले।
या फिर हकीकत कुछ और है? क्या मोदी जी जिस तरह दिल्ली में सिर्फ जुमलों, चुनावी हिंदुत्व और चुनावी राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और अपने जिस हुनर से चुनाव जीतते हैं, क्या बस उसी के सहारे बिहार में भी सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो शायद ये मोदी जी की सबसे बड़ी चूक होगी, क्योंकि बिहार की राजनीतिक चेतना बाकी देश से बिल्कुल अलग है और बहुत ज्यादा है। इसलिए विकास के नाम पर युवाओं, बेरोजगारों और पलायन का दर्द जो परिवार झेल रहे हैं, उनको मोदी जी शायद अपनी राजनीति का पाठ ना पढ़ा पाए। जिस विकास का दम प्रधानमंत्री मोदी ने सिवान की जनसभा में भरा है, जिसका क्रेडिट उन्होंने खुद लेने की कोशिश की है, उसका सच हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक दिन पहले के वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। सारण के जिस लोकोमोटिव इंजन कारखाने का सेहरा मोदी जी खुद के सिर पर बांध रहे थे, वो असल में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार और उस वक्त के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ही देन है। ये सवाल भी हमने उसी वक्त खड़ा किया था कि क्या मोदी जी सिवान की सभा में थोड़ा सा भी क्रेडिट, थोड़ा सा भी श्रेय पंजे वाली कांग्रेस सरकार और लालटेन वाले लालू यादव को देंगे? इसका जवाब उसी वक्त से हमें भी मालूम था और आपको भी मालूम था, जो आपने प्रधानमंत्री के भाषण में सुन भी लिया। फिर से सुन लीजिए। एनडीए कैसा बिहार बना रही है, इसका उदाहरण मढ़ौरा रेल फैक्ट्री है। आज मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। मोदी जी कितना भी बेबस, बेरस हो जाएं, लेकिन दूसरी सरकारों और दूसरी पार्टियों के नेताओं का पूरा क्रेडिट खुद लेने का हुनर उनके पास आज भी हमेशा की तरह है। जबकि इसी रेल कारखाने को 2016 में मोदी सरकार बिहार से बाहर ले जाने की कवायद भी कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार की बदौलत ये कारखाना बिहार में ही बचा रह गया, क्योंकि उस वक्त नीतीश बाबू तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के समर्थन से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। अब नीतीश कुमार क्या सोचकर नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए में चले गए, ये बात नीतीश बाबू इन दिनों सबसे ज्यादा सोच रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी की बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की जो उनकी राजनीति है, वो राजनीति अब ईडी को नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय तक ले आई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद नीतीश बाबू ने परीक्षा भी कैंसिल कर दी, लेकिन ईडी को उनके महकमे तक पहुंचने का मौका तो मिल ही गया। यह मौका सिर्फ जांच के सिलसिले में है या फिर नीतीश कुमार पर चुनावी शिकंजा कसने के लिए है, इसकी परतें भी जल्द ही खुलेंगी। हालात नीतीश कुमार भी भांप रहे हैं। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी की पिछली 2 सभाओं में हमने ये नोटिस किया कि नीतीश बाबू ने यह कहना बंद कर दिया है कि अब वो पाला नहीं बदलेंगे, 2 बार गलती हो गई है लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा कई बार उन्होंने कहा ना। मोदी जी के सामने मंच से नीतीश बाबू ने यह कहना अब बंद कर दिया, तो नरेंद्र मोदी की धड़कनें भी शायद बढ़ रही होंगी। तेजस्वी यादव भी बिहार की सत्ता पर जो आरोप लगा रहे हैं, उसके निशाने पर दिल्ली लॉबी ही होती है और विपक्ष के आरोपों को खुद एनडीए के नेता ही सही साबित कर देते हैं। जैसे तेजस्वी ने अभी पिछले दिनों ही दिल्ली के इशारे पर बिहार में दामादों की भर्ती करने का आरोप लगाया, तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी सफाई में जो कहा, उसने तेजस्वी की बातों को ही सच साबित कर दिया। अशोक चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके दामाद सायन कुणाल को धार्मिक न्यास बोर्ड में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो उनके दामाद हैं,
बल्कि किशोर कुणाल का बेटा होने की वजह से उन्हें आरएसएस कोटे से वहां रखा गया। यही आरोप तो तेजस्वी यादव लगा रहे हैं और यही आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार के एक दलित नेता ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया। जनता दल यूनाइटेड के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रवक्ता और पटना साहिब विधानसभा सीट के प्रभारी नबीश कुमार नवेंदु ने पार्टी छोड़ते हुए जो लिखित आरोप लगाया है वो बड़ा ही दिलचस्प है। उनका कहना है कि बरसों बरस से वो पार्टी के लिए दरी चादर बिछाने, झंडा बैनर उठाने का काम करते आ रहे हैं और नियुक्तियों के वक्त कार्यकर्ताओं को छोड़ करके आरएसएस कोटा, दामाद कोटा, पत्नी कोटा, मंत्री कोटा, ये सब कोटा चालू हो जाता है। इस दलित नेता ने तो ये चैलेंज भी किया कि जदयू में उनके समाज से उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा और कोई बेहतर नेता हो तो उन्हें जरूर बताएं। दलित और पिछड़ों के नाम पर राजनीति को लेकर के यही भेदभाव खत्म करने की बात तो राहुल गांधी करते हैं। सबको बराबरी का हक और सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी को लेकर के राहुल गांधी का सत्ता पर आरोप तो एनडीए का ये नेता ही सच साबित कर रहा है। चाहे बलात्कार हो, गरीबी हो, दुख हो, दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। नब्बे % दुख आपका है, आप दुख के शेयर होल्डर हो, बाकी कहीं भागीदारी नहीं आपकी। तो ये तो मुझे सच्चाई दिख रही है और जैसे मैंने आपसे कहा मैं सच्चाई देखता हूं, मुझे सच्चाई में इंटरेस्ट है। राहुल गांधी की यही राजनीति प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा सिरदर्द है, बिहार चुनाव में तो खास तौर पर। इसी चुनावी मजबूरी में मोदी जी को राहुल गांधी के मुद्दे के आगे सरेंडर करना पड़ा और जाति जनगणना का ऐलान करना पड़ा। लेकिन नोटिफिकेशन में जाति शब्द को ऐसे गायब कर दिया गया कि पूछिए मत। लगता है कि मोदी सत्ता ने ऐसा करके फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे में सिवान पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातियों का मुद्दा जिस तरीके से उठाया और जिस तरह से राहुल और तेजस्वी को घेरने की उन्होंने कोशिश की, वो ना तो प्रधानमंत्री पद के मुताबिक वजनदार था और ना ही मोदी जी के सियासत के तेवर के मुताबिक दमदार था। बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो लालू यादव के जन्मदिन 11 जून की बात है और पूरा बिहार ही नहीं, सारी दुनिया ये जानती है कि 77 साल के लालू यादव बेहद बीमार हैं, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। वो कुर्सी पर बैठे थे और कार्यकर्ता उनके बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे थे। उसी दौरान किसी ने अपने साथ कोई लेकर के आया था बाबा साहेब की तस्वीर और फोटो खिंचवाने से पहले उसको जमीन पर रख दिया था। क्या इन हालात में इस बात को मुद्दा बनाना प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी उनके जैसे कद के नेता को शोभा देता है? खैर, सियासत है और जब तरकश के सारे तीर नाकाम होते दिखते हैं तो गुलेल से भी काम चला लिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गुलेल के बूते बिहार का चक्रव्यूह प्रधानमंत्री मोदी भेद पाएंगे? वीडियो के बारे में आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उसका इंतजार रहेगा। आप जरूर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।